एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च एंड मेथडोलॉजी का टॉपिक है, एथिक्स ऑफ रिसर्च। हमने देखना है कि हम रिसर्च के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है, हमारे पास कौन कौन से हमें एथिक्स को अपने जहन में रखना होता है रिसर्च करते हुए। तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। यही हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो है वो बेसिक एथिक है कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमने उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करके अच्छे तरीके से रिसर्च को सर अंजाम देना। सेकंड नंबर के ऊपर हमारी जो एथिक्स ऑफ रिसर्च के अंदर आती है वो आती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, तो ऑनेस्टी के अंदर, ईमानदारी के अंदर, अब ये जो हमारे पास रिसर्च होगी उसके अंदर हम ऑनेस्टी किस तरह यूज़ करेंगे कि आया कि हमने जो रिएक्शन परफॉर्म किया है, हम ये तो नहीं कर रहे कि हम जो है वो फैब्रिकेटेड रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो है हम झूठी मूठी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़ुद से लगा रहे हैं, या फिर हमने किसी का डाटा जो है वो फैब्रिकेट किया हुआ डाटा वो हमने यूज़ कर लिया। तो ऑनेस्टी यही है कि हमने जो ख़ुद की रिसर्च है, जो हमारी ख़ुद की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने क्या करना है, और जो हमारा पब्लिश पेपर होगा या जो रिसर्च होगी हमने उसके अंदर यूज़ करना है। तो इट मीन्स के फैब्रिकेटेड डाटा को हमने यूज़ नहीं करना। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर हमारी आती है इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी के अंदर हमारी बात आती है कि हमने अपनी रिसर्च के अंदर अपनी ज़बान का पक्का आना, यानी कि जो बात हमने की थी, जो बात हमने डन की थी, उसके अंदर ऊपर हमने पूरा उतना। लेट्स सपोज ही हम कोई इंडस्ट्रियल जो है वो रिसर्च कर रहे थे, इंडस्ट्री ने हमें रिसर्च करने के लिए कहा। अब आपने क्या किया कि इंडस्ट्री को 10 दिन का टाइम दिया कि हम 10 दिन में रिसर्च करके आपको आउटकम दे देंगे। अब वो जो काम था उनका वो सिर्फ इसी सूरत में होना था कि जब रिसर्च होती तो वो क्या करते हैं, 10 दिन तक इंडस्ट्री बंद रखते हैं। तो फिर आप जब 11वां दिन आता तो आप कहते हैं जी अभी नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, तो फिर इस तरह निज़ाम नहीं चलता। तो ये बेसिक एथिक ये है कि जो बात आपने डन कर दी है रिसर्च के अंदर, आपने उसके ऊपर पूरा उतना जितना वक्त मांगा, जो जो बातें आपको रिसर्च शुरू करने से पहले हुई थी वो आपने पूरी करनी है। उसके बाद आती है आपकी बात केयरफुलनेस की, यानी कि एहतियात तो वाकई बहुत ज़रूरी है। एहतियात तो रिसर्च के अंदर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती जो अगर कोई बरतता है तो उसके हमें बहुत ही नेगेटिव आउटकम्स जो है वो देखने पड़ते हैं। तो अब क्या करना हमने, हमारा जो है वो डाटा है उसको हमने रिपोर्ट करना है वेरी केयर के साथ। हमने जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी आ रही हैं, ठीक है, रिसर्च के अंदर, उसको हमने बहुत ज़्यादा केयर के साथ, वेरी केयर के साथ जो है उसको हैंडल करना। हमने पूरे का पूरा रिएक्शन जो है, जो पूरे की पूरी रिसर्च जो है वो केयर के साथ जो है वो हैंडल करनी है। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर हमारे पास आती है ओपननेस। ठीक है, अब ओपननेस यानी कि मतलब कि खुलापन। अब इसका इधर जो इसका मतलब होगा वो ये होगा कि हमारे पास जो नॉलेज मौजूद है, ठीक है, ट्रांसफ़र योर नॉलेज विद कोलीग्स, यानी कि अगर आपको कोई बात पता है तो आपने वो बात अपने अंदर सीने में छुपा के नहीं रखनी। आपने क्या करना है, उस बात को अपने कोलीग्स तक लाजमी शेयर करना है। तो जब आप अपने कोलीग्स को शेयर करेंगे तो वो आपकी रिसर्च के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो इट मीन्स कि आपने ओपननेस रखनी है, नॉलेज जो है वो लाजमी शेयर करना है। आपके जो रिसर्च पार्टनर्स जो हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट हैं, उनके साथ आपने कोऑपरेट लाजमी करना है और ओपननेस रखनी है। अपने आपको जितनी भी इस चीज़ के बारे में पता है आपने उसको शेयर लाजमी करना है। उसके बाद आपकी बारी आती है ओपननेस के बाद आती है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं?
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि किसी ने रिसर्च की है, ठीक है, कोई पेपर पब्लिश किया है, आप उसका डाटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको क्रेडिट भी देना है, ठीक है। क्रेडिट दूसरों को लाजमी देना। आप जिनका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसको लाजमी क्रेडिट दें। ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमारी जो सोशल मीडिया वगैरह के अंदर क्या होता है, आजकल कॉपीराइट वगैरह चलता है, तो वो क्लेम वगैरह ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्रेडिट देते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी हमें चाहिए कि ये एथिक्स है रिसर्च का, कि हमने उनको क्या देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, उनको क्रेडिट देना है। तो और ये भी चीज़ बड़ी अहम है कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये बड़ा आजकल रोल चलता है हमारी जनरेशन के अंदर, कि जो हमारा जो डाटा होता है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक एथिक्स नहीं आती रिसर्च के अंदर। उसके बाद हमारी बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपने, अगर आपको कोई ऐसी रिसर्च दी गई है जिसके अंदर आपका सीक्रेट डाटा है, तो आपने उसको शेयर नहीं करना। जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज ये, अगर हमारा कोई ऐसा वर्क है कि कोई ऐसी रिसर्च है जो एजेंसीज़ की है, एजेंसीज़ की रिसर्च है, ठीक है, एजेंसीज़ के थ्रू हमारी रिसर्च हो रही है, तो हमने कोशिश क्या करनी है कि हम हमारा जो सीक्रेट डाटा है उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो डेली लाइफ के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है, जिस तरह हमारे पास अगर एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाता है, तो वो डॉक्टर मरीज़ की इजाज़त के बगैर आमतौर पर उसे चाहिए कि वो अपनी मरीज़ का जो उसकी जो मर्ज़ है, जो उसकी बीमारी है, वो उसके बारे में दूसरों को ना बताए। तो ये डॉक्टर और मरीज़ का जो हमारे पास बेसिकली इसका रिसर्च तल्लुक़ तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। और वकील और हमारा जो उसका क्लाइंट आ रहा है, ठीक है। अब ये ना हो कि अब आपका वकील जो है वो आपसे पैसे लेता है, ठीक है, और आपके क्लाइंट अपने क्लाइंट से पैसे लेता है, उससे सारी बातें जो है वो क्या करता है, बताता है, और वो वकील क्या करता है, अपने मुखालिफ वकील के साथ मिल के, तो वो क्या करता है, उसके साथ डाटा शेयर कर देता है। तो ये वैसे भी एथिक्स के अंदर नहीं आता, और ये रिसर्च के अंदर भी एक अच्छा एथिक्स नहीं माना जाता। रिसर्च के अंदर इस बात को अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद आती है बात रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, आपने रिसर्च कर दी है, उसके बाद आपकी रिसर्च से जो है वो पब्लिकेशन से जो है बाकियों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, तो क्या एडवांसमेंट आएगी, तो इस चीज़ को भी आपने ज़ेरे गौर रखना, क्या तरक्की होगी, ठीक है, क्या एडवांसमेंट आएगी, क्या आपकी जो रिसर्च है उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है रिसर्च के अंदर। उसके बाद बात आती है आपकी रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग। रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग आएगा। तो आपका रिसर्च के अंदर कोई ना कोई मेंटोर लाजमी होता है, आपका कोई ना कोई सुपरवाइज़र लाजमी होता है जो आपको गाइड करता है कि आपने इस तरह नहीं इस तरह करना है, ये चीज़ नहीं ये चीज़ करनी है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर क्या होता है कि एमफिल में थीसिस आती हैं, रिसर्च आती है, पीएचडी में आती है। तो अगर तो आपका सुपरवाइज़र अच्छा हो तो आप जो है वो आसानी से बड़े अच्छे तरीके से जल्दी से अपनी पीएचडी जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सुपरवाइज़र आपको पूछता नहीं है कुछ, तो पीएचडी को कई साल लग जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग के अंदर क्या आता है कि जो सुपरवाइज़र है वो अपने शागिर्दों को जो उनको क्या करे, अच्छा गाइड करे, ठीक है, अच्छा मेंटोर बने। ये ना हो कि अब क्या होता है कि अब जब जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने सुपरवाइज़र के साथ उसे डिस्कस करें, ठीक है। यानी कि टॉपिक डिस्कस नहीं बल्कि हम अपने सुपरवाइज़र के पास जाएं, उनसे पूछें हमें रिसर्च करनी है, फिर उनसे टॉपिक लें, यानी कि जिस जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है उनसे टॉपिक पूछें, ठीक है, जो वो बताएं उसके ऊपर रिसर्च करें, ताकि आपको वो अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर सके। ये ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक सेलेक्ट कर लें तो आपके सुपरवाइज़र को उसके बारे में
पता ना हो तो फिर वो आपको भी अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकेगा और इसका आपके रिसर्च के ऊपर बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रिसर्च के ऊपर इस चीज़ का। की बारी आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, माशरे की आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने एक अच्छे एटीट्यूड से अपने साथ चलाना है। ठीक है, अच्छी बातों को आपने क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, इनको बढ़ाना है, जबकि जो गलत बातें आपके माशरे के अंदर हो रही हैं, ठीक है, जिस बात का आपके माशरे के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपने उस चीज़ को जो है वो कैरी आउट अपनी रिसर्च के अंदर नहीं करना। उसके बाद आती है आपकी नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आपका क्या आता है कि आपने किसी को भी इम्तियाज़ नहीं देना, किसी को किसी के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देनी, ना ही आपने किसी को जेंडर की बेस के ऊपर प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ना ही आपने किसी को रिलीजन की बेस के ऊपर देनी है प्रायोरिटी। ठीक है, ना ही आपने किसी को कास्ट के ऊपर प्रायोरिटी देनी है, ना ही आपने किसी को सेक्ट के ऊपर या फिर उसकी जियोग्राफी के ऊपर, उसके जो इलाका है उसके ऊपर आपने उसको प्रायोरिटी देनी है। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज जी हमारा क्या आता है जी, हमारा जो साथ वाला जो पार्टिसिपेंट है वो या फिर हमारा जो सुपरवाइज़र है वो क्या करता है कि वो जेंडर को सिर्फ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, मेल को कम यानी कि वो जो है वो तवज्जो देता है फीमेल को ज़्यादा। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ फिर आपका जो हमारे पास वर्कर है वो क्रिश्चियन है या फिर इस तरह का कोई और नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ज़ात पात को देखा जाए कि अगर मैं ये हूँ तो वो भी ये है, तो इस तरह का निज़ाम या फिर सेक्शन वगैरह को ना देखा जाए या फिर इलाके को ना देखा जाए कि वो इस टेरिटरी का है, वो पंजाब का है, वो सिंध का है, इस तरह का वो दूसरे कंट्रीज़ का। तो इन सब चीज़ों को आपने बुला के फिर आपने रिसर्च जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इट मीन्स कि हमने क्या करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करनी है, यानी कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी किसी को। उसके बाद आपकी बात आती है कॉम्पिटेंस की। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस के अंदर आपने क्या करना, हमेशा अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना है। ठीक है, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को हमेशा बढ़ाना, आपने कॉम्पिटेंट रहना, आपने मुकाबला करना है। उसके बाद आपकी बात आती है लीगैलिटी। ठीक है, लीगैलिटी के अंदर आपके जो यूनिवर्सिटी के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, आपने उनको ब्रेक ये नहीं करना। ये ना हो कि यूनिवर्सिटी ने आपको कहा हुआ है जी ये टाइम है, इसी दौरान आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उसके अलावा जी भी जो है विदाउट एनी कंसेंट आप क्या करते हैं लैब के अंदर मौजूद आता है। तो ये लीगैलिटी के अंदर नहीं आता और ये रिसर्च की एथिक नहीं है। उसके बाद आपकी जो 14 नंबर पे आती है वो क्या है, एनिमल केयर, यानी कि एनिमल हार्मनेस नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें ऐसे जो आपकी रिसर्च के जो टॉपिक हैं ऐसे यूज़ करें कि एनिमल की जो लाइफ है उसको हार्मनेस ना हो, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। उसके बाद आपका जो ह्यूमन के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी है आपने, यानी कि आपके जो लेट्स सपोज ही आपने किसी ह्यूमन के ऊपर आपको मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वॉलंटियर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो मौजूद होते हैं वॉलंटियर जो हमारे पास है, जिनके ऊपर मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ नहीं करनी, बल्कि आपका जो इंजेक्शन वगैरह बनते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं कि चूहों पे टेस्ट किए जाते हैं, फिर बंदरों पे टेस्ट किए जाते हैं, इस तरह फिर बाद में आपके ऊपर जो है वो प्रोसेस चलता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन सब्जेक्ट्स की जो क्या इंसान की ज़िंदगी को आपने बचाना है, उसको ख़तरे में नहीं डालना है, जो आपके रिएक्शन में आपकी आपकी रिसर्च में आपकी मदद दे रहा है आपको एज अ वॉलंटियर के तौर पे। अगर आपने वीडियोज़ या ऑडियो रिकॉर्ड करवानी है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन जो रिक्वायर होती है वो आपको लेनी चाहिए अपने अदारे से। उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट के पास राइट होना चाहिए कि वो किसी भी वक्त आपके जो पैनल से विदड्रॉ कर सके, उसको किसी भी किस्म की मजबूरी ना हो। फंडिंग जो आपके रिसोर्स हैं वो डिस्क्लोजर होने चाहिए। उसके बाद इंट्रोजन जो है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए और हर पार्टिसिपेंट के पास राइट होना चाहिए वो चेक भी कर सके ट्रांसक्रिप्ट को और मॉडिफाई भी कर सके। लास्ट पे हमारा जो रिसर्च की जो फंडिंग है वो आमतौर पे दो तरह से ही होती है, या तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है या वो प्राइवेट एजेंसी की तरफ से होती है।
तो यही हमारे रिसर्च के जो बेसिक एथिक्स थे, रूल्स थे, जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च करनी होती। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।